हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं अमेरिका का संविधान के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है शक्ति पृथक्करण व नियंत्रण संतुलन सिद्धांत। इसके नोट्स आपको अवेलेबल मैं करवा रही हूँ पहले, लेकिन उससे पहले इस चार्ट को समझना होगा क्योंकि बोर्ड छोटा है तो उस पर इस चार्ट का आना थोड़ा संभव नहीं है। तो जो कॉपी में चार्ट बनाया हुआ है उसी से मैं आपको समझा रही हूँ, और जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो ये कॉपी के नोट्स जो आपको दिखते रहेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा इस नोट्स के साथ साथ ही। तो जैसा हमें ज्ञात है कि अमेरिका में क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण वहाँ पर 3 जो सरकार के प्रमुख अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आपको ज्ञात है कि कार्यपालिका को यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम से बताया गया है, संसद को कांग्रेस के नाम से बताया गया है, और न्यायपालिका है। तो शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन सिद्धांत में सरकार के तीनों भागों को विभाजित किया गया है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए ये तीनों ही अलग अलग हैं कि जैसे हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो नियंत्रण का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति कांग्रेस को भी नियंत्रित करता है और न्यायपालिका को भी नियंत्रित करता है। उसके बाद में हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस राष्ट्रपति को भी नियंत्रित करती है और न्यायपालिका को भी नियंत्रित करती है। और तीसरा अंग न्यायपालिका, यदि हम न्यायपालिका को पढ़ते हैं तो न्यायपालिका कांग्रेस और राष्ट्रपति दोनों को ही नियंत्रित करती है। तो ये नियंत्रण इस प्रकार से बनाया गया है कि तीनों जो सरकार के अंग हैं वो कहीं एक दूसरे का अतिक्रमण ना करें, इनकी शक्तियां कहीं भी अतिक्रमण न हो एक दूसरे की शक्तियों का, ना ही कोई किसी के कार्यों में हस्तक्षेप करे और ना ही उनकी शक्तियों का अतिक्रमण करे। तो तीनों ही शक्तियां बिल्कुल अलग अलग हैं और इन्हें अलग अलग रूप में ही समझना होगा। तो जैसा हम सबसे पहले राष्ट्रपति को पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं यानी कार्यपालिका की बात करते हैं, क्योंकि कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी जो है, सर्वोच्च पदाधिकारी वो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करके किस प्रकार से कांग्रेस और न्यायपालिका को नियंत्रित करता है उसे पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वह उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति व पद मुक्ति कर सकता है, यानी उच्च पदाधिकारी जो कांग्रेस के हैं, जो न्यायपालिका के हैं, उन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है तो पद मुक्ति का अधिकार भी उसी के पास है। कभी भी ये जिनकी नियुक्ति की है, जिन जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति इसने की है, यदि वो अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, या अपने राष्ट्र के लिए हानि का ऐसा कोई सौदा उन्होंने कर लिया है जिससे राष्ट्र को हानि हो, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति उन पदाधिकारियों को पद मुक्त कर सकता है, या उन पर कोई आरोप लगाया गया हो, महाभियोग लगाया गया हो, तब भी वो उन्हें पदमुक्त कर सकता है। दूसरी शक्ति कानूनी स्वीकृति मोहर। हमें ज्ञात है कि कानून बनाने का अधिकार कांग्रेस का है और उसे स्वीकृत करने का अधिकार न्यायपालिका को है। तो राष्ट्रपति कांग्रेस और न्यायपालिका द्वारा, कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों और न्यायपालिका द्वारा जो भी निर्णय दिए गए हैं उसे स्वीकृति देने के बाद चाहे तो उस पर हस्ताक्षर न करके उसे रोक सकता है, उसे रद्द कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है। तो इस तरीके से वो कांग्रेस और न्यायपालिका को नियंत्रित करता है। राष्ट्रपति के पास अगली शक्ति है विलंबकारी निषेधाधिकार। निषेधाधिकार का अर्थ होता है किसी कार्य को रोक देना, और विलंबकारी का अर्थ होता है उसमें लंबे समय तक टालना। तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि जो कांग्रेस ने कानून बनाए हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्वीकृत कर दिया है, वो उस कार्यों में लंबे समय तक उसे
रोक सकता है या अपनी स्वीकृति देने में को निषेध कर सकता है कि मैं इसको स्वीकृत नहीं करूँगा। अगला है जेबी निषेधाधिकार। वो अधिकार भी कानूनों के इस दायरे से ही संबंधित है कि वो कुछ संशोधित करके या किसी अन्य नियमों को थोड़ा सा फेर बदल करके उसे रोक सकता है, मना कर सकता है और कुछ हद तक उसे स्थगित भी कर सकता है। तो जब कांग्रेस और न्यायपालिका को राष्ट्रपति नियंत्रित करता है तो कांग्रेस भी राष्ट्रपति को नियंत्रित करती है। कैसे? अब हम कांग्रेस को पढ़ेंगे। तो कांग्रेस, सबसे पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस को ही अधिकार है कि वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। तो महाभियोग लगने के लिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कांग्रेस लगा दे तो राष्ट्रपति को हो सकता है अपने पद को त्यागना पड़े, इसलिए वो सदैव कांग्रेस से थोड़ा सा नियंत्रित रहता है। और राष्ट्रपति को हमेशा राष्ट्रपति की कृपा शक्ति कांग्रेस के ऊपर बनी रहती है। यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं, उसकी शक्तियों की बात करते हैं, तो शक्तियां हैं विधि निर्माण का कार्य, कि जितनी भी कानूनी शक्तियां हैं वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है? कांग्रेस के द्वारा। यदि हम वित्तीय व्यवस्था की बात करते हैं तो वो भी कांग्रेस के ही हाथों में होती है। यदि हम संधियों की बातें करते हैं तो संधियां, उच्च प्रशासनिक व न्यायिक नियुक्तियां भी कांग्रेस के द्वारा ही चलाई जाती हैं। और महाभियोग की बात करते हैं तो चाहे न्यायपालिका की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हो या राष्ट्रपति को हो, दोनों को महाभियोग लगाकर ये उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति रखता है। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका में शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन की। तो न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा वह कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों को उसकी पुनः जांच करता है और इस तरह से कांग्रेस नियंत्रित रहती है कि कहीं उसकी जांच में कोई गलतियां तो नहीं आई हैं। वो संशोधन व रद्द करने का अधिकार भी रखता है कि वह न्यायपालिका को संशोधित कर सकता है, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को, और रद्द करने का भी अधिकार उसके पास है। कांग्रेस द्वारा यदि राष्ट्रपति को पर महाभियोग लगाया जाता है तो वह उसका भी समर्थन करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता का अधिकार तो है ही कि जो भी कुछ कार्य हैं वो उन कार्यों को संविधान के अनुसार उसे कांग्रेस और राष्ट्रपति को शक्तियां देता है। और जब कभी भी राष्ट्रपति या कांग्रेस शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं, अतिक्रमण करने लगते हैं, या शक्तियों का संतुलन जो बना हुआ है संविधान की प्रदत्त शक्तियों का, उसका अतिक्रमण करते हैं, तो वो इस प्रकार की संविधान की व्यवस्थाओं से न्यायपालिका उन्हें अवगत कराती है और उन्हें नियंत्रित करती है। लेकिन राष्ट्रपति, कांग्रेस और न्यायपालिका के अधिकारों को यदि हम देखते हैं तो कांग्रेस न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति का साथ देती है और न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता के द्वारा कांग्रेस को नियंत्रित करता है। और यदि हम इन सब की बात करें कि राष्ट्रपति, कांग्रेस और न्यायपालिका, तो इन सब पर पूरा का पूरा जनमत का नियंत्रण होता है कि तीनों ही पद पर जनता यदि उनसे असंतुष्ट हो जाएगी तो जनमत उसे सदा सदा के लिए नियंत्रित करती रहती है। और इसके बाद कि राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय और कांग्रेस भी संघ तथा राज्य सरकारों का 3/4 समर्थन उन्हें प्राप्त करना आवश्यक है कि कोई भी कार्य यदि संघ सरकार कर रही है या राज्य सरकार कर रही है तो दोनों सरकारों का 3/4 समर्थन प्राप्त होने के बाद ही वह उस कार्य को संपादित कर सकती है। तो इस तरीके से अमेरिका के संविधान को इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है
कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण न करें और न ही अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकें।